इंडिया की सबसे बड़ी जो वल्नरेबिलिटी है वो सिलीगुड़ी कॉरिडोर है। एक एडवेंचर है, इससे पहले वो पाकिस्तान के साथ कर चुका है और पाकिस्तान से उसको मुसलसल जवाब मिल चुके हैं, लेकिन म्यांमार ने अभी तक कोई इस तरह का जवाब दिया नहीं है। हिस्टोरिकली भी अगर आप देखें तो इंडियंस कभी भी इंडिपेंडेंट थिंकर्स नहीं रहे। इनके साथ ये ऑपरेशन मार के हक और बुनियादन महसूस में तो इनकी तबाही हो गई। उससे पहले अगर आप देखें तो इनकी 50-60 साल की बांग्लादेश के अंदर इन्वेस्टमेंट थी, वो इनकी एकदम से खत्म हो गई। चाइना का क्या रिस्पॉन्स आ सकता है और ये जो 7 सिस्टर्स है, रिस्पॉन्स आएगा, रद्देमल आएगा, वो किस तरह का होगा? इंडिया अपनी वल्नरेबिलिटी को मिसकैलकुलेट कर रहा है बहुत बुरी तरह। ये सिलीगुड़ी कॉरिडोर इंडिया की शारग है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अली रज़ा शाफ और आप देख रहे हैं आज़ाद डिफेंस। आज हम बात करेंगे भारत ने UKLF यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट असम के हाई रोड्स पर जो है वो फ़ज़ाई हमला किया। भारत ने दावा किया कि हमने उनके हाई रोड्स पर हमला किया, उनके कुछ कमांडर्स को जो है वो हलाक किया है। और ये हमला उन्होंने कि भारत के किसी भी कोने पर या किसी एरिया पर नहीं किया, बल्कि एक दूसरा खुद मुख्तार मुल्क म्यांमार, वहाँ पर जाकर जो है वो उन्होंने ड्रोन अटैक्स किए हैं। तो भारत का ये इस खित्ते में दूसरा बड़ा, आप ये कह सकते हैं कि ऐसा एक किसी दूसरे मुल्क के साथ इस तरह का जो है वो एक एडवेंचर है। इससे पहले वो पाकिस्तान के साथ कर चुका है और पाकिस्तान से उसको मुसलसल जवाब मिल चुके हैं, लेकिन म्यांमार ने अभी तक कोई इस तरह का जवाब दिया नहीं है। लेकिन इसको हम डिस्कस करेंगे कि UKLF कितना बड़ा चैलेंज है और इस वक्त भारत ये जो इसको न्यू नॉर्मल बनाने की कोशिश कर रहा है, इसके मुहरकात क्या हैं और इसके नताइज क्या हो सकते हैं। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं जियो पोलिटिकल एक्सपर्ट IR स्कॉलर जनाब अहमद हसन अल अरबी साहब। सर, बहुत शुक्रिया आपकी कीमती वक्त का। सर, मुझे सबसे पहले तो ये बताइएगा, भारत ने ये जो UKLF के जो है हाई रोड्स पर हमला किया, उसकी कुछ कंफर्मेशन अक्रॉस द बार उधर से भी आ गई। अब तो UKLF वालों ने भी इसकी जो है कंफर्मेशन कर दी। इसको आप किस तनाजुर में देखते हैं ये डेवलपमेंट? जी देखिए, सबसे पहले आप अगर भारत की पॉलिसी को देखें, हिस्टोरिकली भी अगर आप देखें तो इंडियंस कभी भी इंडिपेंडेंट थिंकर्स नहीं रहे। स्ट्रेटेजिक थिंकिंग इंडिया की स्ट्रेंथ नहीं रही कभी। ये हमेशा से इसराइलीज को देखते हैं कि वो किस तरीके का स्ट्रेटेजिक नैरेटिव खित्ते में या मुल्क में लेके चल रहे हैं और उसको रेप्लिकेट करने की कोशिश करते हैं। कुछ इनके अपनी इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स भी है और कुछ इनका जो स्ट्रेटेजिक लेवल के ऊपर जो एजुकेशन है या स्ट्रेटेजिक विजन है उसकी कमी भी है। अब इन्होंने रिसेंटली जो इसराइल ईरान कॉन्फ्लिक्ट हुआ और उसमें उन्होंने देखा कि किस तरीके से इसराइल ईरान की लीडरशिप को टेक आउट कर रहे हैं, उन्हीं चीज़ों को ये रेप्लिकेट करने की कोशिश कर रहे हैं साउथ एशिया के अंदर, जो कि इन इटसेल्फ एक मतलब शुरू से ही एक ऐसी चीज़ है जो नहीं हो सकती। डायनामिक्स बहुत डिफरेंट है, इसराइल के डायनामिक्स, मिडल ईस्ट के डायनामिक्स और साउथ एशिया के डायनामिक्स बहुत डिफरेंट है। भारत का दूसरा प्रॉब्लम ये है कि इन्होंने जब से ये 2014 के बाद नरेंद्र मोदी और ये अमित शाह, ये मोदी, अजित कुमार डोवल और ये अमित शाह का जो नेक्सस है, ये इन्होंने एक होते हैं एको चैम्बर्स, मीडिया में एको चैम्बर्स होते हैं कि आप अपना ही नैरेटिव बेचते चले जाते हैं, उसको कोई कॉन्ट्रडिक्ट नहीं करता। इन्होंने इंडिया के अंदर स्ट्रेटेजिक एको चैम्बर्स क्रिएट कर ली हैं कि एक ही बात है, एक ही स्ट्रेटेजिक नैरेटिव है, वही जो है वो स्पिन बैक करके इनके पास आता रहता है। कोई भी इनको कॉन्ट्रडिक्ट करके अगर उस नैरेटिव को बेहतर करने की कोशिश करे या बेहतर पॉलिसी दे तो उसकी आवाज को ये दबा देते हैं और वो रीइंफोर्सिंग द फेलियर वो करी जा रहे हैं। अब आप देखें पिछले कुछ अरसे में क्या हुआ, पाकिस्तान के साथ ये ऑपरेशन मार के हक और बुनियादन महसूस में तो इनकी तबाही हो गई। उससे पहले अगर आप देखें तो इनकी 50-60 साल की बांग्लादेश के अंदर इन्वेस्टमेंट थी, म्यांमार की तरफ यहाँ मार रहे हैं, वो इनकी एकदम से खत्म हो गई और एक ऐसी हुकूमत आ गई जो इंडिया की दुश्मन है बांग्लादेश के अंदर। और फिर म्यांमार के अंदर भी ऐसे ही हुआ। म्यांमार की जो पिछली हुकूमत थी उसके साथ इनके अच्छे ताल्लुकात थे, ये वाली गवर्नमेंट के साथ इनकी फिक्शन आ रही है। और आगे आप चले जाएं अगर नेपाल की तरफ तो ऐसे ही हुआ कि अब जो हुकूमत आई है उसके साथ इनके इख्तलाफात हैं, जो पीछे जो एक किंगशिप या पुराना जो सेटअप था उसको ये वापस लाने की कोशिश कर रहे हैं। और इंडियन जो थॉट्स प्रोसेस है उसके अंदर ये अंडरस्टैंडिंग है कि जो मणिपुर के अंदर आप कह तो रहे हैं कि आसाम के साथ इसका रिलेशन है और वो सारा कुछ, लेकिन बुनियादी तौर के ऊपर जो अंडरस्टैंडिंग है वो ये है कि मणिपुर जो इस वक्त बिल्कुल इंडिपेंडेंस के दहाने पे है, जहां पे इनको हुकूमत खत्म करनी पड़ गई, जहां पे जिसने अपनी गवर्नमेंट इन एग्जाइल अनाउंस कर दी है, इंडियंस ये समझते हैं कि उनको जो सपोर्ट मिल रही है चाइना की तरफ से वो म्यांमार के रास्ते से आ रही है। सो अब ये म्यांमार में इसराइल स्टाइल ऑपरेशंस करने की कोशिश कर रहे हैं, बट लिटिल अभी जो इसको अगर आसान अल्फाज में हम ये कहें कि इनको भी ये मालूम नहीं है कि इसकी रिटेलिएशन और इसका रिस्पॉन्स कैसा आएगा, म्यांमार की तरफ से नहीं, 7 सिस्टर स्टेट्स के अंदर से। ये बहुत इंपॉर्टेंट आपने बात की। इसी पे मैं आगे जो है वो लेकर चलूँगा। एक 7 जो बोटल नेक इनकी जो 7 सिस्टर स्टेट्स का आपने जिक्र किया, ये हमेशा से जो बड़ा नाजुक पॉइंट रहा है भारत के हवाले से।
इसमें जो भारतीय मीडिया आउटलेट्स हैं, बल्कि उनके जो रॉ स्पॉन्सर्ड सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं, वो ये उन्होंने जिस तरीके से इसको रिपोर्ट किया, उनका चाइना बैक्ड या चाइना पेड यूकेएलएफ पर जो है वो अटैक किया। तो यानी कि वो एक मैसेज भी दे रहे हैं कि अब चाइना को इनडायरेक्टली हम जो है वो उनके मुकाबले में खड़ा होना शुरू कर। इस पर चाइना का क्या रिस्पॉन्स आ सकता है, और ये जो सेवन सिस्टर्स हैं, इस यहाँ से जो रिस्पॉन्स आएगा, रद्देमल आएगा, वो किस तरह का होगा, किस नोयत का होगा, इसकी इंटेंसिटी क्या हो सकती है? जी देखिए, वो कहते हैं व्हेन एनिमी इज मेकिंग अ मिस्टेक यू डोंट इंटरफेयर। इंडिया के साथ भी इस वक्त यही हो रहा है। चाइना अभी भी आप देखें डायरेक्टली, जिसको कहा जाता है मिलिट्री टर्म्स में, चाइना डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं हुआ इंडिया के खिलाफ। आपने देखा पहले उन्होंने स्विट्ज़रलैंड जितना इलाका कुछ अर्सा पहले ये इधर अरुणाचल प्रदेश वाली साइड पे अक्साई चिन का जो इलाका था, वहाँ पे इन्होंने, चाइना ने उसको कैप्चर किया, और वो उसमें कोई गन फाइट नहीं हुई, सिर्फ वो डंडे और पत्थर चले और चाइना ने उसको कैप्चर किया। चाइना अभी भी एक्टिव कॉन्फ्लिक्ट अवॉइड करना चाहता है। चाइना की जनरल पॉलिसी ये है, चाइना एक्टिव कॉन्फ्लिक्ट अवॉइड करना चाहता है। इंडियंस जो हैं वो ये समझते हैं कि चाइना की इस पॉलिसी के तहत चाइना को ब्लैकमेल किया जा सकता है, और चाइना को वो पुश कर सकते हैं कि चाइना एक्टिवली इंगेज ना करे, चाइना के ऊपर प्रेशराइज करें। वो जो हर पूरे खित्ते के अंदर वो जो मुल्कों के साथ जो स्ट्रेटेजिक लैंग्वेज इंडियंस जो हैं अपने डिल्यूडेड माइंडसेट के साथ पिछले 10 साल से पूरे खित्ते के अंदर वो जो लैंग्वेज बोल रहे हैं, वही चाइना के साथ भी करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जो आपका सवाल है, आई थिंक इंडिया की सबसे बड़ी जो वल्नरेबिलिटी है वो सिलीगुड़ी कॉरिडोर है। वो 12 किलोमीटर का छोटा सा कॉरिडोर, जिसको चिकन नेक भी कहते हैं, जिसके ऊपर नेपाल है, जिसके नीचे बांग्लादेश है, और सेवन सिस्टर स्टेट्स का जो इलाका है वो कल्चरली, एथनिकली, रिलीजियसली बाकी मेनलैंड इंडिया से बिल्कुल डिफरेंट है। सो अगर ये चाइना को भी इस तरीके से प्रोवोक करेंगे, म्यांमार को प्रोवोक करेंगे, बांग्लादेश को प्रोवोक करेंगे, तो इंडिया अपनी वल्नरेबिलिटी को मिसकैलकुलेट कर रहा है बहुत बुरी तरह। ये सिलीगुड़ी कॉरिडोर इंडिया की शारग है। अगर ये यहाँ से कट गया, विच इज़ वेरी ईजी टू कट इट, 62 के अंदर भी चाइना ने कोशिश की थी, जिसके बाद जंग रोकनी पड़ी थी मजबूरी में इंडिया को। अब दोबारा से वो यही कर रहे हैं, एंड आई थिंक दिस टाइम पूरी दुनिया के अंदर जंगों का माहौल है, दिस वॉर एनवायरनमेंट एवरीवेयर इन द वर्ल्ड। चाइना इस दफ़ा इंडिया की ये जो जाहरियत है, इसकी वजह से डायरेक्टली इन्वॉल्व हो सकते हैं सेवन सिस्टर स्टेट्स। बिल्कुल ठीक है। वैसे भी अब तो चाइना को इंडिया की कैपेसिटी का भी अंदाज़ा होगा कि कितने किस काबिल है, और कितना और इंडिया के और चाइना की टेक्नोलॉजी को कितना फेस कर सकते हैं। अब तो वैसे भी उनको पता चल गया, तो हालात तो वैसे आइडियल है। अच्छा, मुझे ये बताएगा कि इन्होंने जो म्यांमार में किया, अभी म्यांमार ने जवाब तो नहीं दिया, लेकिन उनकी सॉवरेनिटी को जो है वो इंडिया ने चैलेंज किया, खित्ते में एक न्यू नॉर्मल बनाने की कोशिश की है। ये एडवेंचर उसने इससे पहले ऑपरेशन संदूर में पाकिस्तान के साथ किया, इससे पहले बालाकोट में भी कर चुका, और फिर उसका भी जवाब मिला इनको। तो खित्ते में जवाब तो सिर्फ पाकिस्तान दे रहा है इस वक्त इंडिया को, अभी तक म्यांमार से जवाब तो नहीं आया। तो बाकी जो कंट्रीज़ हैं वो कब इसका जवाब देंगे? सिर्फ पाकिस्तान ही जवाब दे रहा है, इस पर भी थोड़ा सा रोशनी डालिएगा। देखिए, दिस साइड ऑफ इंडिया जहाँ पे पाकिस्तान है, वहाँ के डायनामिक्स डिफरेंट हैं। वो नॉर्थ ईस्टर्न जो स्टेट्स हैं उस साइड के ऊपर डायनामिक्स डिफरेंट है। पाकिस्तान एक इंडिपेंडेंट कंट्री है, पाकिस्तान को अपने दुश्मन का अंदाज़ा है। हमारा एक जो थॉट प्रोसेस है, मल्टी डोमेन थॉट प्रोसेस है, और हमें कभी भी हमने इंडिया को अंडर एस्टिमेट नहीं किया, कभी हमने इंडिया को ओवर एस्टिमेट भी नहीं किया, और हमें पता है कि इस दुश्मन को रोकने के लिए हमने क्या करना है, और हमने दुनिया को करके दिखाया। पाकिस्तान थिंक्स इंडिपेंडेंटली, पाकिस्तान एक्ट्स इंडिपेंडेंटली। वो वाला जो रीजन है, जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं, वहाँ के डायनामिक्स डिफरेंट है। वहाँ पे एक कलेक्टिव एफर्ट आएगी। जब आपको अभी देखिए, उन्होंने म्यांमार के साथ किया, अभी आने वाले कुछ अरसे में वो बांग्लादेश में कुछ दहशतगर्दी के वाक़यात करवाने की कोशिश करेंगे। वेस्ट बंगाल आपको पता है पूरी आग लगी हुई है, वहाँ पे एथनिकली जो है वहाँ पे एक फैशिस्ट पॉलिसी के ख़िलाफ़ लोग वहाँ पे निकले हुए हैं, और वेस्ट बंगाल और जो बांग्लादेश है उनके आपस में एथनिक टाइज बहुत क्लोज हैं। और फिर नेपाल के अंदर भी वो दहशतगर्दी करवा रहे हैं, चाइना को वो इस कॉन्फ्लिक्ट के अंदर खींचने की कोशिश कर रहे हैं। तो उस साइड से जो रिस्पॉन्स आएगा, वो आप अगर मैप भी देखें इंडिया का, जो सेवन सिस्टर स्टेट्स हैं उनके चारों तरफ जो ममालिक हैं वो मिल के इंडिया को रिस्पॉन्ड करेंगे। और जैसी आपने बात की थी, जो सिलीगुड़ी कॉरिडोर है, जो चिकन नेक है चाइना की, उसी के ऊपर प्रेशर डालने की कोशिश करेंगे। तो जो वहाँ का जो रिस्पॉन्स होगा उसका आप वेट करें, वो कलेक्टिव होगा, और किसी को आपको ब्लेम नहीं करना पड़ेगा। मैं इंडियंस की बात कर रहा हूँ, उनको किसी को ब्लेम नहीं करना पड़ेगा सवाए नरेंद्र मोदी के, जो उधर के जो ममालिक हैं उनको आपस में इकट्ठा कर रहे हैं इंडिया के खिलाफ।
बिल्कुल ठीक है। ये बात जो है ना वो आपने हमारे बात भी की थी कि जो ट्राइका है भारत में इस वक्त मैड डॉक्ट्राइन जिसको कहा जाता है, मोदी, अमित शाह और अजीत डोवल। डोवल, ये जो है वो भारत को तबाही के दुहाने पे लेकर जा रहा है और शायद यही मोदी के इक़्तिदार का और भारत के टुकड़े टुकड़े करने का सबब भी बनेगा। नाज़रीन, इस गुफ्तगू में यहीं तक था। अगले पॉडकास्ट में आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए मुझे और अहमद हसन साहब को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।